दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस और एक कार में टक्कर होने से 6 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा 11 जुलाई की सुबह 6 बजे पेश आया। बताया जा रहा है कि बस में छात्र नहीं थे और बस गलत लेन से आ रही थी। पुलिस के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और एक टीवी कार में जोरदार टक्कर हो गई। बस ड्राइवर दिल्ली से सीएनजी भरवाकर गाजीपुर के पास गलत दिशा से आ रहा था। कार में सवार लोग मेरठ से आ रहे थे। इसी दौरान आमने सामने टक्कर होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीवी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीवी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअलिटी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। बता दें कि हादसे के बाद बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूरी गलती बस ड्राइवर की थी जो गलत दिशा से आ रहा था। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद अब राज्य में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि राज्य में मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम और उनके साथ आए 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। साथ ही अब शिंदे गुट और बीजेपी के पाले वाले विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने धमकी भरे स्वर में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करते रहेंगे तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। आणि 60व्या वर्षी कर्तृत्व काय, मी माझा मुलगा मंत्री, पत्नी आणि मुख्यमंत्री त्यांचा जीवनपट असा आहे। म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा आणि देवेंद्रजींचा जर जीवनपट घेतला तर शून्य अस्तित्व असणारा, शून्य कर्तृत्व असणारा व्यक्ती असं नाव उद्धव ठाकरे आहे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने हाल ही में फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी नागपुर पर एक कलंक है। ज्याप्रमाणे सगळ्यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप करून कलंकित करत आहात आणि त्याच्यानंतर कलंकित करून बाजूला मांडीला मंत्रिमंडळात स्थान देतात, तर त्या कुटुंबानी समाजात वावरायचं कसं? एकतर तुम्ही त्यांच्या घरावरती धाडी टाकता, सगळं काही त्यांचं कलंकित करून टाकता। तो कलंक घेऊन ते तुम्ही भले त्यांना मंत्री केलं तरी मग त्यांच्यावरचे आरोप खोटे होते का? मग त्यांना तुम्ही भ्रष्टाचाराचा कलंक का लावला? माझा कलंक शब्द एवढा परिणामकारक असेल असं मला वाटलं नव्हतं, पण त्याच वेळेला मी सांगतो की मला एवढं बरं वाटतं की थोडं तरी मन तुमचं जागा आहे, त्या मनाच्या। बता दें शिंदे गुट के साथ आए 40 विधायकों में ज्यादातर विधायक मंत्री बनने के इंतजार में हैं। इसमें से कई ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान मंत्री थे, जिसे ये नेता अपना हक मानकर मंत्री पद पर बैठे रहने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में यदि इन नेताओं को भाव नहीं मिलता है तो वे जल्द ही सरकार से बगावत कर सकते हैं। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चले और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ये बात कही है। पुलिस का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ पीछा करने और छेड़छाड़ का मामला बनता है। इसी बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कुल 108 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ये चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 15 रेफरी, पहलवान और कोच हैं, जिन्होंने बृजभूषण के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है। बृजभूषण के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। यदि इन मामलों में बृजभूषण को दोषी पाया जाता है तो उन्हें 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आने के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा है। चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद
साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। बता दें कि शुरुआत में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी थी, लेकिन बाद में एक नाबालिग ने शिकायत वापस ले ली थी, जिसके चलते ब्रजभूषण को बड़ी राहत मिली है, वरना उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती थी। इससे पहले ब्रजभूषण के खिलाफ विनोद फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने 1 महीने से ज़्यादा समय तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। बिहार राज्य शिक्षा संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर बिहार के सभी जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षकों का जत्था पटना पहुंच गया है। अलग अलग जिलों से आए शिक्षक धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बिहार के सभी शिक्षक सरकार से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन करने की अनुमति तो है, लेकिन हद में प्रदर्शन कर सकते हैं। यही प्रयास है कि जो भी धरना है, जो लोकतांत्रिक सीमाएं हैं, उन लोकतांत्रिक सीमाओं में और शांतिपूर्ण तरीके से हो। और सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी यही निर्देशित किया गया है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। बस सभी जो शिक्षक आए हैं, शिक्षक कर्मचारी संघ के जो लोग आए, उनसे यही अनुरोध है कि जो जिन शर्तों के अधीन धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई, उन शर्तों के अधीन ही धरना। तो दूसरी ओर बिहार शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। इसको लेकर AIMIM ने जोरदार तरीके से सवाल उठाए। कई वर्षों से विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्विजिशन नहीं आने के नतीजे में इनको अनुदान की राशि नहीं भेजी गई है। महोदय, बिहार की शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है। सरकार ने वित्त रहित पॉलिसी को खत्म करने की बात कही थी। आप प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूं सर कि वित्त रहित पॉलिसी खत्म नहीं की गई। स्टूडेंट के पास होने के अनुसार उनको मानदेय देने की बात कही गई है महोदय। तो आज तक जो अनुदान की राशि नहीं दी गई 6 सालों से, वो शिक्षक कैसे जिंदा रहेगा? वहीं CPI ने बिहार शिक्षा व्यवस्था की तुलना दिल्ली और केरल की शिक्षा व्यवस्था से करते हुए कहा कि इन राज्यों में शिक्षकों को बदनाम नहीं किया जाता है, इसलिए वहां की शिक्षा अच्छी है। आंदोलन कर रहे हैं, राज्यकर्मी की मांग कर रहे हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहते, ऐसी बात कतई नहीं है। लेकिन जहां समस्या है वही समाधान है, परीक्षा उसका समाधान नहीं, कतई नहीं है। कहा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल, केरला मॉडल, तो दिल्ली मॉडल और केरला मॉडल में खास बात क्या है? खास बात यह है कि वहां शिक्षकों के नियमित ट्रेनिंग पर बड़ा बजट रखा गया है, खर्च कहता है पैसा। तो जो शिक्षक हैं पहले से, आप हर साल या 6 महीना में तय कीजिए कि कुछ ट्रेनिंग करवाएंगे। बता दें, शिक्षकों का ये धरना 11 और 12 जुलाई को जारी रहेगा। 11 जुलाई को विधानसभा घेराव के बाद 12 जुलाई को शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। शिक्षकों के इस प्रदर्शन को बीजेपी समेत कई पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट बढ़ा हुआ है, 273 पॉइंट्स का गेन है आपके सामने, 65617 का क्लोजिंग है BSE सेंसेक्स पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएंगे, आज आप देखिए कि BSE ने अपना लोगो चेंज किया है। तो मतलब आप भी ध्यान दें कि BSE नए लोगों के साथ सामने आया है। बहुत पुराना एक्सचेंज है इंडिया का। तो ये और NSE मेन ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं। तो 273 पॉइंट्स का आज गेन है, लेकिन मार्केट आज दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, 400 साढ़े 400 पॉइंट से ज़्यादा। तो इसने अपने गेन्स जो हैं वो कम किए हैं और जो क्लोजिंग है वो नीचे के लेवल पे हो रहा है। ये आफ्टरनून ट्रेड में
इसका गेन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब जो इसका क्लोजिंग है वो 273 पॉइंट्स पे बंद हो रहा है। ऊपर के लेवल्स पे हमने आपको बताया कि प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है और वैल्यूएशंस भी हाई हैं, तो जब मार्केट जैसे ही बढ़ रहा है आजकल तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आता है, उसमें सेलिंग आता है, तो इसलिए मार्केट मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन बेसिस पे अब थोड़ा सा चल रहा है। तो आज देखिए कि सेंसेक्स की अगर बात करें तो सन फार्मा टॉप गेनर है, उसके अलावा मारुति, टाटा मोटर्स, आईटीसी, नेस्ले, तो कंज्यूमर और ऑटो ये स्टॉक्स में तेज़ी रही, तो इसके चलते सेंसेक्स जो है वो गेन दिखा रहा है, जो हमने आपको बताया। पर जो सेक्टर आज बिल्कुल शाइन किया है वो है डिफेंस सेक्टर। बड़े बड़े मूव्स उसमें स्टॉक्स ने बनाए हैं। पीएसयू कंपनीज ने भी उसको लीड किया है। आपके सामने देखिए भारत डायनामिक्स 14% का जंप, ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में है। कोचिन शिपयार्ड शिप बिल्डिंग में है, देखिए इनका 10% से ज़्यादा का जंप। पारस डिफेंस ये प्राइवेट सेक्टर है, इसमें भी 10% से ज़्यादा का जंप। माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स ये देखिए ये भी 10% का जंप। तो ये सारे डिफेंस स्टॉक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस में काफ़ी कोलैबोरेशंस की बात हो रही है, तो उसके चलते सब में गेन है। उसके अलावा देखिए कार ट्रेड टेक ये स्टॉक आज काफ़ी शाइन किया है, 14% का जंप है। इन्होंने OLX ऑटोज़ का जो बिज़नेस है वो उसको ख़रीदा है, तो उसके चलते आज 14% का इसमें जंप आ रहा है। सन फार्मा ने आपको दिखाया कि सेंसेक्स का टॉप गेनर, आज फार्मा स्टॉक्स वैसे भी शाइन कर रहे थे, तो लगभग 3% का जंप, 2.25% का जंप सन फार्मा में आया है। तो आज ऑटोज़ अप थे, कंज्यूमर स्टॉक्स अप थे और सबसे ज़्यादा शाइन किया है डिफेंस स्टॉक्स ने। लेकिन मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग है, इसलिए गेन्स उतने ज़्यादा नहीं है। मार्केट अपनी हाइस के नीचे बंद हो रहा है। आफ्टरनून में तो 400 साढ़े 400 पॉइंट्स का जंप आ गया था, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.